अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो बचपन से आपने सुना होगा इसका स्टेटमेंट लोअर क्लासेस से, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ से, दैट इट स्टेट्स दैट, पहले हम वही स्टेटमेंट लिखते हैं। इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब सवाल है एक्शन और रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो एक्शन और रिएक्शन जो है, एक्शन एंड रिएक्शन दीज आर एक्चुअली फोर्सेस। ये फोर्सेस है। मान लो एक बॉडी हमारे पास है, दिस इज बॉडी ए, ठीक है, इट इज इन टच, इट इज इन कॉन्टैक्ट सपोज विद बॉडी बी। ठीक है, तो बॉडी ए का जो फोर्स बॉडी बी पे लगेगा, इफ वी कॉल दैट एज एक्शन, तो जो बॉडी बी का फोर्स ए पे लगेगा दैट विल बी रिएक्शन। तो इफ दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन। इफ दिस इज एक्शन, देन दिस इज रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन एक्चुअली क्या है, फोर्सेस है। ठीक है, तो एक्शन, सपोज एक्शन इज फोर्स ऑफ बॉडी ए ऑन बी, देन रिएक्शन इज फोर्स ऑफ बॉडी बी ऑन ए। if action is force of body B on A, then reaction is force of body A on B। ठीक है, इसी तरह से जो एक्शन और रिएक्शन है ये आप देख सकते हो, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो कहने का मतलब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर दो बॉडीज है, एक बॉडी दूसरे पे अप्लाई कर रही है, कुछ फोर्स अप्लाई कर रही है, तो दूसरी बॉडी पहले वाली बॉडी पे सेम फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, तो दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि ये फोर्सेस, ये जो एक्शन एंड रिएक्शन है ये एग्जिस्ट करता है पेयर में। इट ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन पेयर, एग्जिस्ट्स इन पेयर। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप देख सकते हो, सपोज अगर हम देखेंगे, सपोज एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर रखी हुई है, दिस इज अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल, बुक एंड दिस इज टेबल। तो आपको पता है बुक के पास कुछ मास है, ठीक है, तो नीचे सरफेस ऑफ अर्थ होगी, तो अर्थ विल अट्रैक्ट द बुक डाउनवर्ड्स, यानी कि बुक पे लगेगा फोर्स mg, यानी कि वेट, और वो वेट बीच में टेबल आ रहा है तो वो वेट एक्ट करेगा टेबल पे, यानी कि बुक एक्सर्ट कर रही है डाउनवर्ड फोर्स ऑन टेबल एंड टेबल इज एक्सर्टिंग एन अपवर्ड फोर्स ऑन बुक। ठीक है, तो बुक का जो फोर्स लग रहा है टेबल पे, इफ वी कॉल दैट एज एक्शन, तो जो टेबल का फोर्स लगेगा बुक पे दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन। अब रिएक्शन, अब ये इसको हम नॉर्मल रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन है टेबल की सरफेस के साथ एंगल बना रही है 90। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर और एम जी बराबर होंगे, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा एम जी, या एम जी बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर आर एक्शन है तो एम जी रिएक्शन है, अगर एम जी एक्शन है तो आर रिएक्शन है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। इसी तरह से आप देख सकते हो एक कॉमन एग्जाम्पल, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सन है, प्लेनेट सन, एंड दिस इज सन एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम से, दिस इज अर्थ। ठीक है, तो सन प्लेनेट पे, किसी भी प्लेनेट पे या अर्थ पे एक्सर्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये सन इसको खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो सन का फोर्स जो अर्थ पे लगेगा, इफ दिस इज एक्शन, देन अर्थ का फोर्स जो सन पे लगेगा दैट इज रिएक्शन। दीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप देख सकते हो, इट इज ओबेड इन ग्रेविटेशन, इट इज ओबेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि मान लो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। ठीक है, इफ Q1 exerts force on Q2 F, then Q2 exerts force on Q1 equal to F, these are equal and opposite। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी F। इसी तरह से आप देख सकते हो, सपोज जब कोई आदमी ग्राउंड पे, रोड पे चलता है, सपोज अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन फ्लोर, तो वो क्या करता है कि वो पुश करता है ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में। द पर्सन वाइल वॉकिंग पुशेस द ग्राउंड, यानी कि जब वो अपना पैर उठाता है तो वो ग्राउंड को पुश करता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड ग्राउंड इन रिटर्न पुशेस द पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
तो ऐसे करके वो चल सकता है। इसी तरह से आप देख सकते हो स्विमिंग में, जब हम स्विमिंग करते हैं तो पर्सन जो अपने हाथों से या अपने लिम्स से जो वाटर है उसको पुश करता है बैकवर्ड्स, दैट इज एक्शन, एंड वाटर पुश करता है पर्सन को फॉरवर्ड्स, दैट इज रिएक्शन। तो इस तरह से आप बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हो। या सपोज एक और कॉमन एग्जांपल है जो आपने लोअर क्लास में देखी होगी। अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट, सपोज एक बॉल आपके पास है, उसको आपने थ्रो किया किसी वॉल पे या फ्लोर पे, तो जब बॉल फ्लोर के साथ टकराती है तो एक्सर्ट करती है फोर्स फ्लोर पे, एक्शन, फ्लोर वापस उस बॉल पे फोर्स लगाता है, दैट इज रिएक्शन। यहाँ पे सवाल ये है कि जब ये एक्शन और रिएक्शन अप्लाई हो रहा होगा तो स्टेट बॉडी का चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि जो फिजिकल स्टेट है बॉडी का वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है, आपने सपोज मड उठाया, सपोज गीली मिट्टी उठाई, उसको आपने दीवार पे फेंका, तो यहाँ पे हमें नहीं ये दिख रहा है कि एक्शन रिएक्शन हो रहा है। हालांकि जब मड स्ट्राइक करती है वॉल को तो एक्शन इज दियर, मड अप्लाई कर रही है फोर्स वॉल पे और वॉल भी फोर्स अप्लाई कर रहा है मड पे, बट बिकॉज ऑफ स्टिकिंग प्रॉपर्टी वो एक्शन हमें वहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक्शन का रिजल्ट नहीं दिख रहा है। एक्शन तो है, एक्शन का रिजल्ट नहीं है, हमें नहीं दिख रहा है, बट एक्शन इज दियर। तो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन फियर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इन एग्जांपल्स को आप लिख सकते हो पॉइंट वाइज, तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मे भी आ सकता है कभी एग्जाम में, मे बी 5 मार्क्स का या जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब लास्ट टाइम हमने देखा, हमने फोर्स को डिफाइन किया, हमने ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखा कि फोर्स बराबर आया था दैट एफ वॉज इज इक्वल टू एम ए, हमने देखा था लास्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम फोर्स को डिफाइन भी कर सकते हैं, फोर्स के मैग्नीट्यूड को। हमने कहा फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, और उसको हम डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। एक्सेलरेशन का आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास का आपको पता है केजी। तो अगर मैं कहूँगा एक बॉडी है, उसका मास है 1 kg, ठीक है, उसका बॉडी है, एक बॉडी उसका मास है 1 kg और उस पर फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एम और ए दोनों 1 है, उस सिचुएशन में एफ होगा 1 × 1, दैट इज 1 न्यूटन, ठीक है। तो कब हम कहेंगे एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 1 न्यूटन, जब उस बॉडी का मास होगा 1 kg और वो चल रही होगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस सिचुएशन में उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, दैट फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अब इसी तरह से आप मास का डायमेंशनल फॉर्मूला देख सकते हो, मास इज m1 एंड एक्सेलरेशन का L1t-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1t-2, ठीक है। तो ये हमने शायद पिछली बार भी लिखा था, पिछले लेक्चर में, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब तीनों लॉज को हम कंबाइन करते हैं। हम पहले सेकंड लॉ की तरफ देखते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, इट मीन्स दैट दिस इज सेकंड लॉ, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका मतलब ये होता है, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन ने दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया है। इस मशीन, ये लॉ के ऊपर बड़ी बड़ी मशीन्स काम करती हैं कनेक्टेड मोशन के थ्रू। तो दिस इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब सवाल ये है, अगर किसी बॉडी में एक्सेलेरेशन होगी, अगर एक बॉडी मोशन कर रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन है, तो मतलब उस पर क्या लग रहा है, फोर्स, ठीक है। तो इफ एन एक्सेलरेशन इज देयर इन अ बॉडी, the force is applied, force is existing on the body. If there is no acceleration in a body, then there is no force, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर फोर्स जीरो है, इफ फोर्स इज जीरो, देन एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो वो भी किसके बराबर होगा, जीरो। यानी कि अगर एक बॉडी पे जीरो फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होगी, यानी कि वो बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, यानी कि जिस स्टेट में वो है वो उसी स्टेट में रहेगी। बताओ कौन सा लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम ले सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो
इसीलिए हम कहते हैं, इसी तरह से हम इसे ले सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी डेराइव कर सकते हैं यूजिंग यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अभी हमने वो नहीं पढ़ा है, वो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हमने देखा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने डिराइव किया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसी तरह से आगे हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम डिराइव कर सकते हैं न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रियल लॉ ऑफ मोशन है दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक्चुअल लॉ ऑफ मोशन इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाकी इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं या रिजल्ट्स हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशन। अब सवाल है ये लॉ ऑफ मोशन हम कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन होगा हमारे पास, एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम, एक एग्जांपल हमने अभी डिस्कस की, जैसे बुक लाइंग ऑन टेबल। मान लो ये टेबल है, इसके ऊपर एक बुक है। ठीक है, तो ये एक हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम के लिए हम एक डायग्राम बना सकते हैं, जिस डायग्राम में हम दिखा सकते हैं खाली फोर्सेस। दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। यानी कि यहाँ पे कितने फोर्सेस इन्वॉल्व है, दो। बुक का फोर्स टेबल पे डाउनवर्ड्स दैट इज एम जी, और टेबल का फोर्स बुक पे अपवर्ड दैट इज नॉर्मल रिएक्शन आर इज इक्वल टू एम जी। तो इस सिस्टम की ये जो डायग्राम है, ये दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। इसी तरह से आप देख सकते हो पेंडुलम का जो केस है, ये स्ट्रिंग है और आगे बॉब है। ठीक है, तो बॉब के पास मास है तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वेट। ठीक है, अब ये बॉब नीचे नहीं जा रहा क्योंकि इसको रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही है विद फोर्स ऑफ टेंशन। रस्सी में जो फोर्स होगा, स्ट्रिंग में जो फोर्स होगा, इस धागे में जो फोर्स होगा दैट इज फोर्स ऑफ टेंशन। तो इस सिचुएशन में आप लिख सकते हो T इज इक्वल टू एम जी, अगर ये बैलेंस होगा। ठीक है, तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हो, सपोज अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, एक मास है जो कि रखा हुआ है इंक्लाइनेड प्लेन पे। ये मास है, ये रखा हुआ इंक्लाइनेड प्लेन पे, यानी कि वो प्लेन जो ग्राउंड के साथ, ये मान लो सरफेस ऑफ अर्थ है, इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो वेट जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, दैट इज एम जी इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब जो रिएक्शन होगा, यानी कि इस सरफेस का इस ब्लॉक पे, इस पास मास पे जो रिएक्शन होगा वो इसकी तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा आर। अब जो एम जी है, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ऑलरेडी पढ़ा है, हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर मैं इस लाइन को आगे ले जाऊं तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये आप देख सकते हो ज्योमेट्रिकली, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो एम जी है, ये जो एम जी डाउनवर्ड फोर्स है, ये इस डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो इधर होगा एम जी का कंपोनेंट कौन सा, कॉस वाला, एम जी कॉस थीटा, और इधर होगा एम जी साइन थीटा। तो इसकी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइनेड प्लेन, यानी कि ये पॉइंट है, ये आर है, ये एम जी कॉस थीटा है, और इधर है एम जी साइन थीटा। तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ a block, a mass lying on inclined plane। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, जहाँ से फोर्सेस ओरिजिनेट होते हैं या जहाँ पे फोर्सेस लगते हैं उसको हम मार्क करते हैं एज पॉइंट। आप देख सकते हो आर ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से, एम जी साइन थीटा भी ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से, एम जी कॉस थीटा भी ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से। तो इस पॉइंट को हमने ड्रॉ किया एज पॉइंट, दिस इधर दिखाया आर, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, बाकी सिस्टम को हमने ड्रॉ नहीं करना है। तो दिस डायग्राम इज फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फिर जब क्वेश्चन होगा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है दैट इज कनेक्टेड मोशन, उस पे हम आते हैं, जिसका नाम है एटवुड्स मशीन। ठीक है, तो अब हम एटवुड्स मशीन को डिस्कस करेंगे। एटवुड्स मशीन, दिस इज अ केस ऑफ कनेक्टेड मोशन। एटवुड्स मशीन में होता क्या है,
ये सपोज एक सपोर्ट है, यहाँ से हम हैंग कर रहे हैं एक पुल्ली, एक व्हील, फ्रिक्शनलेस व्हील जिसका नाम होता है पुल्ली। पुल्ली के ऊपर हमने रस्सी डाली, रस्सी के एक साइड लगाया मास, इस मास का नाम है m1। रस्सी के दूसरे साइड लगाया मास, इस मास का नाम है m2। ठीक है, तो m1 एंड m2 आर कनेक्टेड थ्रू ए स्ट्रिंग, आर कनेक्टेड थ्रू ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर m2 ज़्यादा होगा, अगर मास m2 ज़्यादा होगा, m1 कम हो गया, यानी कि ये बॉडी हैवियर होगी, तो ये डाउनवर्ड जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये मास जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, सच दैट इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन सेम होगी, यानी कि जिस एक्सेलरेशन से ये मास नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये मास ऊपर जाएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड, बिकॉज दे आर कनेक्टेड थ्रू ए स्ट्रिंग एंड दिस मोशन इज कनेक्टेड मोशन। ठीक है, अब हम देखेंगे मास m1 की तरफ। m1 के पास m1 के पास मास है, तो इस पे अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, यानी कि इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, mg, m1g, दिस इज m1g, m1g, और ऊपर इसको रस्सी खींच रही है बाय फोर्स ऑफ टेंशन दैट इज T। ठीक है, अब इस मास की तरफ हम देखेंगे, इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा m2g, इस पे भी अपवर्ड फोर्स होगा टेंशन T। ठीक है, तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ की, दिस इज एटवुड्स मशीन। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब जो हमें यहाँ पे क्वांटिटीज़ है उनको निकालना है, जैसे एक्सेलरेशन है या टेंशन है। मान लो कि अगर मास गिवन होगा तो हम निकाल सकते हैं टेंशन और हम निकाल सकते हैं एक्सेलेशन। चलो पहले देखते हैं एक्सेलेशन किसके बराबर होगी। ठीक है, पहले आप देखो मास m1 के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर मास m1। अब हम जो इक्वेशन लिखने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑलरेडी आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, बट दोज आर काइनेमेटिक, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एटसेट्रा। अब जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे इस सिस्टम के लिए, इस मास एंड स्ट्रिंग वाले केस के लिए, यानी कि एटवुड्स मशीन के लिए, तो वो कहलाएगी डायनामिक इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, एक्सेलेरेशन भी होगा और मास भी। ठीक है, अब देखना है ये मास m1 को, मास m1 पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे की तरफ m1g, ठीक है, नीचे की तरफ m1g और ऊपर की तरफ टेंशन। अब सवाल है मास m1 जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ये जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन है अपवर्ड्स, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो भी होगा अपवर्ड्स, वो भी होगा अपवर्ड। अब इसको निकालेंगे कैसे, अपवर्ड फोर्स है T, डाउनवर्ड फोर्स है m1g, तो कैसे निकालेंगे T माइनस m1g, T माइनस m1g। तो इस पे जो मास m1 पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। ठीक है, हम इसीलिए कर रहे हैं अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, क्योंकि ये जा रहा है, सिस्टम जा रहा है, मास जा रहा है अपवर्ड। अगर ये नीचे जा रहा होता तो हम करते उस सिचुएशन में m1g माइनस टी, जो कि हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो इस मास m1 पे जो नेट फोर्स लगेगा दैट इज T माइनस m1g। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन है a और इसका मास है m1, तो T माइनस m1g होगा m1a के बराबर। इसको माना इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से फॉर मास m2 हम लिखेंगे डायनामिक इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो m2 कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। ठीक है, तो m2 पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड है, तो अब इस पे नेट फोर्स कैसे लगेगा, कितना लगेगा, दैट इज नेट डाउनवर्ड माइनस नेट अपवर्ड, दैट इज m2g माइनस टी, किसके बराबर होगा m2a, दिस इज सेकेंड। ठीक है, अगर हमें सपोज एक्सेलरेशन निकालनी है, यानी कि हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, कितनी एक्सेलरेशन से ये मास ऊपर जाएगा और ये मास नीचे जाएगा, यानी कि हमें ए को निकालना है, तो टेंशन को ख़त्म करना होगा, इलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में माइनस टी है, इस इक्वेशन में प्लस टी है, तो हम ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में है टी माइनस m1g, यह है फर्स्ट इक्वेशन का LHS, प्लस सेकेंड इक्वेशन का LHS है m2g माइनस टी इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का RHS है m1a प्लस सेकेंड इक्वेशन का RHS है m2a। ये देखिए आप टी कैंसिल हो गया,
तो आएगा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2। टी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन लिया तो आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ से g कॉमन आएगा, g इंटू m2 माइनस m1 इज इक्वल टू a इंटू m2 प्लस m1। ठीक है, तो अगर आपको एक्सेलेशन निकालनी है, बताओ किसके बराबर होगा एक्सेलेशन? a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू g। तो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1 इंटू g। ये तभी आया जब हमने एज्यूम किया है, ये बात याद रखना, ये नोट करते हैं यहाँ पे, हमने एज्यूम किया है m2 इज ग्रेटर देन m1। अगर m2 ग्रेटर देन m1 नहीं होता, m1 ग्रेटर देन m2 होता, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाती, यहाँ पे आता m1 और यहाँ पे आता m2। तो इस तरह से आप एक्सेलेशन निकाल सकते हैं, और जब आपको एक्सेलेशन मिल गई उसके बाद आप टेंशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि इसमें एक्सेलेशन इस इक्वेशन में, यानी कि आप इनको ऐड की जगह अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर इस इक्वेशन में a का वैल्यू डालोगे, यानी कि एक्सेलेशन आपको मिल गई तो आप निकाल सकते हो टेंशन, यू कैन फाइंड द फोर्सेस। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इसकी यही इंपॉर्टेंस है कि हम एक्सेलेशन निकाल सकते हैं, फोर्सेस निकाल सकते हैं, या मासेस निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम पे। ठीक है, तो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने अप्लाई किया एटवुड्स मशीन पे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे लिफ्ट प्रॉब्लम। ठीक है, लिफ्ट प्रॉब्लम में हम कैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। थैंक यू।